नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बच गई खट्टर सरकार, 55 विधायकों ने नहीं सुनी किसानों की अपील। ममता ने बीजेपी के हिंदुत्व को ललकारते हुए नंदीग्राम सीट से भरा पर्चा। तीरथ रावत बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सामने है चुनाव जिताने की चुनौती। उद्धव सरकार ने सचिन वजे को हटाया, हिरेन कांड में लग रहे थे आरोप। कानपुर में बेटी के गैंगरेप का केस दर्ज कराया, 2 दिन बाद रहस्यमयी मौत। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए रुक करते हैं आज की सबसे अहम खबर का। सबसे पहले, हरियाणा की खट्टर सरकार बच गई है। कांग्रेस के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 32 के मुकाबले 55 मतों से गिर गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के विधायकों से अपील की थी कि अगर वे किसानों के साथ हैं तो खट्टर सरकार के खिलाफ वोट करें, मगर 55 विधायकों ने उसे नहीं सुना। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कृषि कानूनों को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा भी हुआ। 90 सदस्यों वाली हरियाणा की विधानसभा में 2 सीटें खाली हैं। ऐसे में 88 सदस्यों की मौजूदगी में खट्टर सरकार को 45 विधायकों की जरूरत थी। बीजेपी के पास अपने 40 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के 10 विधायक और 7 निर्दलीय विधायकों में से 5 ने उसकी सरकार को समर्थन दिया हुआ है। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक का भी उसे समर्थन हासिल है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव से ये पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ खड़ा है और कौन सा किसानों के साथ। बीजेपी जेजेपी के भीतर कृषि कानूनों को लेकर किसानों के समर्थन में न खड़े होने को लेकर जबरदस्त उथल पुथल थी, इसलिए अविश्वास मत को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने समर्थकों को जोड़े रखने में कामयाब हो गई है और समर्थक दल भी अभी सत्ता का लाभ छोड़ने के मूड में नहीं है। तो विश्वास मत का या अविश्वास मत का जो परीक्षण था, ये पूरी तरह से इस बात पर तय होना था कि हरियाणा विधानसभा के कितने विधायक किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों के पक्ष में खड़े हैं, उसके लिए अपनी विधायकी की कुर्बानी दे सकते हैं, मंत्री पद छोड़ सकते हैं, सरकार में हिस्सेदारी छोड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि 55 विधायक जो कि पहले से ही सरकार के साथ थे और उनमें से कोई भी विधायक इस मूड में नहीं है कि किसानों के लिए इन चीज़ों का बलिदान करें, इन चीज़ों का त्याग करें। तो बहुत स्पष्ट कर दिया है कि किसानों का जो दबाव पड़ रहा था विधायकों पर, अभी वो इतना विधायक दबाव नहीं है कि विधायक मजबूर हो जाएं सत्ता कुर्सी विधायकी छोड़ने के लिए। ये किसानों के लिए, संघर्षरत किसानों के लिए भी एक संदेश है कि उन्हें अपने आंदोलन की धार और तेज करनी पड़ेगी। इन विधायकों को और भी ज़्यादा दबाव में लाना पड़ेगा। जो रणनीति वो बहिष्कार और गांव से खदेड़ने की अपना रहे थे, केवल उतने से काम नहीं हो रहा है। इन विधायकों को रास्ते पर लाने के लिए, अपने आंदोलन से पूरी तरह जोड़ने के लिए, और जो आंदोलन विरोधी हैं जैसे हरियाणा की खट्टर सरकार है या केंद्र सरकार है, उसके खिलाफ इन्हें लामबंद करने के लिए उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के गिरने का मतलब ये तो है ही कि खट्टर सरकार के पास अभी बहुमत है और वो सरकार में कायम है। लेकिन ये भी एक संदेश इससे निकल रहा है कि बहुत सारे विधायक अभी डावाडोल स्थिति में हैं, लेकिन फैसला करने की मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं कि उन्हें इस सरकार के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। हो सकता है उन पर बहुत सारी एजेंसियों का दबाव हो, सीबीआई या इनकम टैक्स, ईडी वगैरह का दबाव हो, या लालच दिया गया हो सत्ता बीजेपी के हाईकमान की तरफ से, या कोई आश्वासन ऐसा दिया गया हो कि आप चिंता मत कीजिए, हम इस किसान आंदोलन को अपने ढंग से हैंडल कर रहे हैं और आपको राजनीतिक नुकसान अंततः नहीं होगा, आप सत्ता में बने रहिए और आगे भी सत्ता की मलाई आपको मिलती रहेगी। तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो ये सारे कैलकुलेशन करके ही चलते हैं और उन्हें अभी आज की तारीख में ऐसा नहीं लगा है कि सरकार से बाहर निकलने से उनकी राजनीति चमक सकती है या उनके सत्ता में लौटने की गुंजाइश
बेहतर बन सकती हैं। इसलिए ये सारा कैलकुलेशन पूरा सत्ता की राजनीति का है और उसमें अभी किसान उतने प्रभावशाली नहीं हुए हैं, इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि हरियाणा जैसे राज्य में जहां उनका आंदोलन जोरों पर है वो सत्ता के समीकरण को प्रभावित करे। तो ये किसान आंदोलन की एक नाकामी भी है, लेकिन ये एक उनके लिए चुनौती भी है और एक सबक भी है कि उन्हें आगे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान ममता ने पैदल रोड शो भी निकाला और इसमें बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद दिखे। ममता के खिलाफ बीजेपी ने ममता के ही पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा है। शुभेंदु कल पर्चा भरेंगे। नंदीग्राम बंगाल के चुनावी घमासान का केंद्र बनता जा रहा है। इस सीट पर 70% हिंदू और 30% मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश पूरे बंगाल में हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण करने की है और ममता इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं। इस सीट से विधायक रहे शुभेंदु ने ममता को चुनौती दी है कि वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे वरना राजनीति छोड़ देंगे। शुभेंदु ने आज भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। शुभेंदु ने कहा है कि अगर ममता आएंगी तो हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसके साथ ही ममता पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल ममता इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज का जाप नहीं करती हैं। वहीं इससे पहले मंगलवार को ममता ने बीजेपी को चेताया था कि वो उसे हिंदू धर्म न सिखाए। मंगलवार को ममता नंदीग्राम में थी और मंच से चंडी पाठ सहित कई देवी मंत्रों का जाप करके उन्होंने बीजेपी के द्वारा उन्हें हिंदू विरोधी बताने की कोशिश का ये कहकर जोरदार जवाब दिया था कि वो भी एक हिंदू लड़की हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का दुर्भाग्य है, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का दुर्भाग्य है कि इस चुनाव में उन्हें जो अपने विकास, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना, एक बेहतर सुशासन की उम्मीद रखना, इन तमाम मुद्दों पर वोट नहीं करना है। उन्हें हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट करना है। पूरी राजनीति को, चुनावी राजनीति को इस तरह से विषाक्त और गंदला कर दिया गया है। बहरहाल नंदीग्राम का संग्राम इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा और अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। नंदीग्राम से पहले शुभेंदु अधिकारी चुने जाते रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता के तौर पर, लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी से विश्वासघात करके बीजेपी से हाथ मिला लिया है, इसलिए ममता बनर्जी सीधे उनके खिलाफ यहां चैलेंज करते हुए उतर गई हैं। पहले वो 2 सीटों से लड़ना चाह रही थी, अपनी पुरानी सीट भवानीपुर से भी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं, वो 1 सीट से लड़ेंगी और यहीं से लड़ेंगी। तो अब ममता बनर्जी को यहां से जीतना बहुत जरूरी हो गया है इस लड़ाई का। लेकिन ममता बनर्जी का ये संदेश पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास भी जाएगा, उनके अंदर भी जुझारूपन भर सकता है और नंदीग्राम की लड़ाई जो है एक तरह से पूरे पश्चिम बंगाल की लड़ाई का एक प्रतीक बन गई है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि तृणमूल छोड़कर और बीजेपी की भाषा में बात करने लगे, बीजेपी से मिलकर, तो ये जो लड़ाई है वो कौन जीतता है, ये बड़ी निर्णायक लड़ाई है और बड़े ही पश्चिम बंगाल की राजनीति को परिभाषित करने वाली लड़ाई है। तो जाहिर है कि पूरे चुनाव का फोकस अब नंदीग्राम में रहेगा, लेकिन ये ममता बनर्जी को कई मामलों में डिफेंसिव भी कर सकता है। इस सीट पर जीतने का इतना दबाव रहेगा उनके ऊपर कि बाकी जगह वो चुनाव में प्रचार में कितना फोकस कर पाएंगी, ये भी एक उनके लिए सोचने की बात है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो बीजेपी ने उनके सामने खड़ी कर दी हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि उन्हें हिंदू विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उन्हें अहिंदू के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्त के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है और इसकी काट वो चंडी पाठ, मंत्र जाप, शिव मंदिर में जलाभिषेक करके और इस तरह के अपने को खुद ब्राह्मण बताकर कर रही हैं। इसमें ये कितनी कामयाब होती हैं ये चुनाव नतीजों से ही हमें पता चल पाएगा। अगली खबर लेते हैं।
तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को उन्हें पद की शपथ दिलाई। इससे पहले सुबह उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तीरथ सिंह रावत वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। वे उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तीरथ के नाम के ऐलान से लोगों को काफी हैरानी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए जो 4 नाम चल रहे थे उनमें उनका नाम नहीं था। तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं और माना जा रहा है कि उनके चयन में संघ की भूमिका अहम रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बस 1 ही साल का वक्त बचा है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत को सभी नेताओं को साथ लेकर चलना होगा और अगले चुनाव में बीजेपी को जीत दिलानी होगी। तीरथ के सामने बीजेपी आला कमान की उम्मीदों पर खरा उतरने की एक जबरदस्त चुनौती है। तो ये तो बहुत साफ है कि विधायक दल की मीटिंग हुई थी, वो एक औपचारिकता थी। ये नाम ऊपर से चुना गया है, मोदी शाह की तरफ से, नागपुर की तरफ से चुना गया है। ये विधायकों की पसंद नहीं है। तो एक तो चुनौती यहीं से आ जाती है कि ऊपर से थोपे गए मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। ये एक स्वाभाविक पसंद नहीं है विधायक दल की। तो एक नए सिरे से संघर्ष की इससे गुंजाइश और बन जाती है, क्योंकि जो संघर्ष चल रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर, वो भी थोपे गए मुख्यमंत्री थे, हाईकमान की पसंद थे और वो अंततः 4 साल अपनी पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब नहीं हुए। वो ऐसी योजनाएं नहीं दे सके जिनसे उत्तराखंड के विकास में कुछ योगदान मिलता और सरकार की छवि चमकदार बनती। तो अब 1 साल का वक्त मिला है तीरथ सिंह रावत को। उन्हें प्रूव करना है, उन्हें शासन प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। वो 0 अनुभव वाले मुख्यमंत्री होंगे, केवल सांसद रहे हैं और एक या 2 बार विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन शायद ये मोदी शाह की बीजेपी है जिसमें बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती, आरएसएस का खास होना ये ज़्यादा महत्व रखता है। और तीरथ सिंह रावत चूंकि खाँटी आरएसएस के नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर प्रांत के प्रचारक तक वो भूमिका अदा कर चुके हैं, इसलिए उनकी ये सबसे बड़ी योग्यता बन गई और उसी के आधार पर उनको ये कमान सौंपी गई है। अब ये चुनौती जो पूरी सरकार की इमेज बदलने की है, उसे चुनाव के लिए तैयार करने की है, पार्टी को एकजुट रखने की है। वो गढ़वाल क्षेत्र के हैं, कुमाऊं क्षेत्र की नाराजगी को दूर करने की है और पूरे विधायक दल को एकजुट करके आगे लेके चलने की है। ये बड़ी कठिन चुनौती है, खासतौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ बहुत छोटी विधानसभा है और पार्टी कई गुटों में बटी हुई है और उन गुटों के बीच आपसी संघर्ष होता रहता है और बहुत सारे दावेदार भी हैं। जो 4 दावेदार को खारिज करके उनको बनाया गया है, वो 4 दावेदार चुप नहीं बैठेंगे। वो अपनी आगे की रणनीति में लगे होंगे कि चुनाव के बाद अगर स्थितियां ऐसी बनती कि सरकार बने तो वो कैसे अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड की बीजेपी में ये सब चलता रहेगा और ये उम्मीद करना गलत होगा कि इन साल भर में तीरथ सिंह रावत कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे कि बीजेपी के बारे में एक बहुत अच्छी इमेज बन जाएगी कि बहुत काम करने वाली, विकास करने वाली और भ्रष्टाचार रहित पार्टी है। क्योंकि पिछली सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे हैं। तो ये अब आने वाले दिनों में इसकी झांकी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बड़ी चुनौती है चुनाव जिताने की, उसमें उसी कसौटी पर तीरथ सिंह रावत को कसा जाएगा। अगली खबर लेंगे। मुकेश अंबानी सुरक्षा मामले में विवादों के घेरे में आए मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वजय को पद से हटा दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मनसुख हिरेन की मौत की जांच पूरी होने तक सचिन वजय को मुंबई पुलिस की अपराध खुफिया इकाई से हटा दिया गया है। देशमुख ने विधान परिषद में ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच करेगी। बता दें कि 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास जिलेटिन लदी जो गाड़ी पाई गई थी वह मनसुख हिरेन की थी।
पुलिस का कहना है कि मनसुख की गाड़ी 18 फरवरी को चुरा ली गई थी, लेकिन ये रहस्य तब और गहरा हो गया जब हिरन की लाश ठाणे के पास समुद्र में पाई गई। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वजे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि जांच में वजह के दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के बड़े अधिकारी का कहना है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचने और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का केस मनसुख की पत्नी की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। वहीं मुकेश अंबानी के घर के बाहर से विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शुरू कर दी है। दिल्ली से मंगलवार को एनआईए की एक टीम मुंबई पहुंच गई थी। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एनआईए ने बुधवार को मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में दबिश दी और कुछ सबूत भी इकट्ठा किए हैं। तो ये पूरा मामला कुछ राजनीतिक भी है और कुछ आपराधिक भी है। सचिन वजह इस वजह से भी आरोपों के केंद्र में हैं। उन पर इसलिए भी हमला हो रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने वाले शख्स भी वही थे और अर्णब गोस्वामी से उनकी तूतू-मैं भी हुई थी। तो एक तो वजह यह है कि बीजेपी उनके खिलाफ खार खाए बैठी हुई है और एनआईए का इसमें कूद पड़ना भी ये बताता है कि केंद्र सरकार भी इस मामले को तूल देना चाहती है, इस मामले से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और चाहती है कि सचिन वजह को, जो कि अब इस पूरे मामले में शक के घेरे में आ गए हैं और उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। जांच की जा रही है कि उनकी कोई भूमिका थी या नहीं थी। जांच की भी जानी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लेकिन एक तो आपराधिक मामले की जांच और उसमें इंसाफ की बात है और दूसरी बात है एक राजनीतिक एजेंडे की जो बीजेपी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ चला रहे हैं। देखते हैं ये आने वाले समय में ये जो पूरी रणनीति है बीजेपी की इस पूरे मामले के राजनीतिकरण की वो कितनी कामयाब होती है। वो महाराष्ट्र सरकार को घेर पाने में कामयाब होती है या महाराष्ट्र सरकार ने जो ये कदम चल दिया है कि सचिन वाजे को पूरी जांच से ही हटा दिया है, जो कि इस पूरी जांच का जिम्मा उन पर था, तो इससे वो अपने को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है या कहीं उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगली खबर, आज की अंतिम खबर। उत्तर प्रदेश में 13 साल की बेटी के साथ कथित गैंग रेप की शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद ही बच्ची के पिता की ट्रक हादसे में मौत हो गई है। अब ये हादसा थी या षड्यंत्र, ये आगे देखा जाएगा। पिता अपनी बेटी को अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले गया था, तभी ट्रक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार के परिजनों का आरोप है कि पिता की हत्या करवाई गई है और इसके पीछे गैंग रेप के आरोपियों का ही हाथ है। इस मामले में 2 आरोपी दीपू यादव और सौरभ यादव के पिता यूपी पुलिस में हैं। वो कन्नौज जिले में तैनात हैं और सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं। इसके अलावा तीसरे आरोपी गोलू यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जैसे ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया, आरोपियों की ओर से धमकियां दी जाने लगी थी। आरोपी के बड़े भाई ने कहा था कि सावधान रहना, मेरे पापा सब इंस्पेक्टर हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में मिली हुई है। वहीं कानपुर पुलिस चीफ डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने कहा है कि जब मेडिकल चेकअप हो रहा था तो लड़की के पिता चाय पीने के लिए बाहर गए और तभी उनकी मौत ट्रक एक्सीडेंट में हो गई। पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले में जांच कर रही है। बता दें, यूपी में ये पहली घटना नहीं है जब आरोपियों पर ही पीड़िता के परिवार को मारने का आरोप लगा है। इससे पहले कासगंज जिले के अमापुर थाना क्षेत्र में जमानत पर बाहर आए रेप के आरोपी ने मां और बेटी को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है ये हम सब जानते हैं और अपराध होने के बाद भी जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना तो दूर, वो सुरक्षित रह पाएंगे, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहता है। बार बार ये देखा गया है कि जो अपराधी हैं या जो दबंग हैं या जो शक्तिशाली लोग हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या जाति के आधार पर हो या सत्ता के कारण हो, वो इस तरह के मामलों में फंसने के बाद
उन पर ही हमला कर देते हैं जिन्होंने एफआईआर कराई है, आरोप लगाए हैं, और उनकी हत्या करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। इसका एक पूरा सिलसिला पिछले 6-7 सालों से आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसे योगी सरकार रोक पाने में नाकाम रही है, पूरी तरह से नाकाम रही। और ख़ासतौर से कानपुर के आसपास के क्षेत्र से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जिसमें रेप, गैंग रेप, दलितों के साथ अत्याचार, और फिर जो अत्याचारी हैं या जो बलात्कारी हैं उनको बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडों का आजमाया जाना। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की, और योगी एक तरह से पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं सुरक्षा प्रदान करने में आम नागरिकों को। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों को लेकर, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।